नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश। आज आम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट पेश कर दिया। इस बजट में टैक्स दरों में कटौती की गई है, यानी आम लोगों को कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश की गई है। तो जेटली के बंद पिटारे में आम लोगों के लिए कई सौगातें लेकर आई हैं। 10 लाख करोड़ का कर्ज देंगे और खास करके पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के किसानों को प्रमुखता दी जाएगी, यानी किसानों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है। टैक्स के जरिए तमाम सौगातें दी गई, आम आदमी का ख्याल रखा गया और पूरे इस बजट के दौरान यह कोशिश की गई कि आम आदमी खास करके गरीब तबके को और किसानों को तरजीह दी जाए। ये जेटली के भाषण में भी बखूबी देखने को मिला और कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि जो गरीब तबका है उसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। आम आदमी की यदि बात करें तो टैक्स में बड़ी राहत मिली है। 50,000 रुपए यानी 2,50,000 तक पहले टैक्सेबल अमाउंट था, अब वो बढ़ाकर 3 लाख तक कर दी गई है। 50,000 रुपए यानी कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है, जबकि 5 से 10 लाख तक 20% इनकम टैक्स लगेगा। कई बड़ी राहतें मिली है इनकम टैक्स के जरिए। और जैसा कि जग जाहिर है कि किसानों को तरजीह देने की बात की जा रही थी, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या क्या सौगातें दी गई है। किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज दिया जाएगा, ये बड़ी राहत है। किसानों के हित में मिट्टी के परीक्षण के लिए 100 से ज्यादा अनुसंधान लैब बनाए जाएंगे। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का प्रयास किया जाएगा, यह वायदा किया गया है जेटली के पिटारे में। भारतीय किसान एक बार फिर अपनी शक्ति दिखाई है, यह जेटली ने कहा सदन में आज बजट पेश करने के दौरान। किसानों के बीच विकास पहुंचाते रहेंगे, ये वायदे लगातार बीजेपी करती आई है। गरीबों और किसानों को तरजीह देने की कोशिश। अब जो रेल बजट पेश किया गया है उस पर क्या कुछ सौगातें मिली है। सबसे बड़ी सौगात कि ई टिकटिंग पर अब जो है, यानी आईआरसीटीसी के जरिए आप टिकट बुक कराते हैं तो सर्विस टैक्स से आपको छूट मिलेगी। विकास के लिए 1,31,00,000 करोड़ जो है वो खर्च किया जाएगा। 3,500 किलोमीटर नया रेल मार्ग बनेगा। सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। यह हर रेल बजट में होता है, लेकिन इस बार आम बजट और रेल बजट दोनों मर्ज किया गया है। आम बजट में कोच से जुड़ी तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए कोच मित्र की शुरुआत की जाएगी। इसकी शुरुआत रेल मंत्री सुरेश प्रभु पहले ही कर चुके हैं। 7,000 रेलवे स्टेशन जगमग होंगे सौर ऊर्जा से। हरित क्रांति की ओर भी यहां लक्ष्य रखा गया है। अब आइए आपको बताते हैं कि शिक्षा के तौर पे शिक्षा नीति में क्या कुछ अहम बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। उच्च शिक्षा की सभी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाई जाएगी। सीबीएसई और अन्य एजेंसियों को मुक्त किया जाएगा। ये बड़ी राहत दी है सीबीएसई पर, जिस तरह से परीक्षा का बोझ बहुत ज्यादा रहता है। स्कूल शिक्षा की क्वालिटी की बाकायदा जांच की जाएगी, इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, इसकी ऑडिटिंग की जाएगी। महिलाओं को भी बड़ी तरजीह देने की बात की गई है। महिला सुरक्षा को लेकर भी बड़ी बात की गई। मनरेगा में 55% भागीदारी बढ़ाने की बात की गई है। गर्भवती महिलाओं के खाते में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री योजना के तहत ये शुरुआत की गई थी। महिलाओं के बीच विकास वो चाहते रहेंगे, चाहे वो महिला हो, किसान हो, रेलवे हो, सबके बीच विकास का जो नारा है वो लगातार अरुण जेटली देते आए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बजट में जो साल 2017 का बजट पेश किया गया, ये आम लोगों तक क्या सही मायने में पहुंच पाता है, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा तारीफें की गई। राहुल गांधी ने बजट खत्म होने के तुरंत बाद यह कहा कि जेटली ने जिस तरह से शेरो शायरी के अंदाज में भाषण दिया, भाषण सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस भाषण में कुछ ज्यादा नहीं था। कांग्रेस का लगातार पलटवार होना लाजमी भी है कि कांग्रेस सुबह इसको लेकर नाराजगी कर रही थी कि जैसे अहमद की कल देर रात देहांत हो गया था उनका दिल का दौरा पड़ने के बाद, तो कांग्रेस शुरू से यह कोशिश कर रही थी कि यह बजट टल जाए, लेकिन बीजेपी अडिग रही और उन्होंने अपना बजट पेश किया, अपनी सरकार के मुताबिक बजट पेश किया। और बजट पेश करने के बाद यह रिएक्शन आना लाजमी है विपक्षी दलों का। लाजमी है, बजट पेश हो गया और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी धर्मपाल धनखड़ जी मौजूद हैं। धर्मपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मपाल जी, पूरे नजरिए को देखें इस बजट को, तो कांग्रेस कह रही है आम आदमी का बजट, रेल बजट भी इसमें मर्ज था, तो कहीं ना कहीं ये बजट खास था। लेकिन विपक्षियों का यह पलटवार, राहुल गांधी ने भी नाराजगी जाहिर की है। सबसे पहली प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहेंगे कि जो बजट रहा वो कहीं ना कहीं आम लोगों को तरजीह देने की कोशिश की गई, गरीबों को कहीं ना कहीं प्राथमिकता देने की कोशिश की गई, किसानों को कोशिश की गई। तमाम सरकारें बजट में करती है, लेकिन आपके नजरिए से ये बजट कैसा रहा? क्या आम आदमी का बजट कहा जा सकता है या सिर्फ ये महज सौगात है आम आदमी के लिए?
धनखड़ जी। देखिए, जहाँ तक बजट की बात है, बजट वैसा ही है जैसा हर बार होता है जी। बजट में कोई खास फेरबदल नहीं किया गया है, बजट की वही मदें रखी गई हैं जी। बस आम आदमी का दिखाने की कोशिश हर बार होती है और इस बार भी की गई है। जी। किसानों का बजट दिखाने की कोशिश होती है, इस बार भी की गई है। जी। किसानों के लिए कोई खास बात जो है वो रखी नहीं गई है। जी। भारतीय जनता पार्टी जो वायदा करके आई थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी और किसानों को उसका 50% मुनाफा दिया जाएगा, उसके हिसाब से रेट तय होंगे उसकी फसलों के, तो किसानों की दशा सुधारने की तरफ कोई खास प्रयास जो है इस बजट में दिखाई नहीं दे रहा है। लोन के लिए पहले भी थोड़ा अमाउंट बढ़ा दिया है, पहले भी होता था प्रावधान, आगे भी रखा गया है। लेकिन जहां तक बात हम आम आदमी की करते हैं तो आम आदमी को राहत के नाम पे केवल टैक्सेबल स्लैब जो है वो 50,000 रुपये बढ़ा दिया गया है और इसके साथ ही 5 लाख तक की आय पर जो है वो 5% टैक्स की कमी कर दी गई है। अगर आम आदमी के लिहाज से ये बात देखें तो इतना ही है। और आम आदमी जो कि टैक्सेबल नहीं है, एक बड़ी संख्या जो है देश में बहुत बड़ी आबादी जो है वो टैक्सेबल नहीं है, इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आती, उनके लिए कोई खास नई योजनाएं इसमें मुझे दिखाई मतलब धनखड़ जी ऐसा लग रहा है कि जो गरीब थे, रोकना चाहूंगा, जो ये टैक्सेबल अमाउंट की यदि हम बात करें तो जो कहीं ना कहीं जिनकी ज्यादा आमदनी थी उन पे तो कहीं ना कहीं छूट मिल गई है, यानी वो पहले से और ज्यादा कहीं ना कहीं बचा पाएंगे, तो उनको तो एक राहत दे दी गई। आम आदमी तो बिल्कुल सही कह रहे थे आप कि आम आदमी तो वहीं का वहीं रह गया, उसके लिए तो कोई बहुत बड़ा 50,000 का अमाउंट जो दिया है वो कहीं ज्यादा फायदेमंद नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। नहीं, आम आदमी के लिए कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है जी। आम आदमी तो जो है वो 3 लाख से नीचे के स्लैब का है, बिल्कुल, जिसको हम आम आदमी कहेंगे जी। और जो बड़ी संख्या देश में है, बड़ी जनसंख्या जो है वो 3 लाख से नीचे वालों की है जी। और उनके लिए कुछ इस बजट में दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तक गरीबी हटाने की बात है, कहीं गरीबी हटाने का बातें की जा रही हैं, कहीं जो है उनको कोई विशेष राहत नहीं दी जा रही है। और जबकि शिक्षा चिकित्सा पर जो है बजट बढ़ना चाहिए आमतौर पे जी। और शिक्षा चिकित्सा पर विशेष तरजीह बजट में दी जानी चाहिए थी, ऐसा कुछ खास जो है वो देखने में नहीं आया है। जैसे रूटीन में पहले से चली आ रही थी कि इतने एम्स बनाए जाएंगे, उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि स्पेशली कुछ गरीबों को राहत दे दी गई हो या इनकम टैक्स पे जो कर्मचारी वर्ग है उसको कोई खास बड़ी राहत दे दी गई हो, क्योंकि 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद जो है वो तनख्वाहें काफी, वेतन काफी बढ़ गए हैं, इसलिए उनको 50,000 रुपये पर ईयर की छूट दे करके ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जी, यानी धनखड़ जी कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई है कि बजट, या फिर यूं कहें कि ये चुनावी बजट निकल कर सामने आया है, क्योंकि सुबह से ही कहीं बजट की शुरुआती तौर पर बात करें तो विवादों में ये बजट रहा है। कांग्रेस ये मांग कर रही थी कि जिस तरह से ई अहमद का देहांत हो गया, एक दिग्गज नेता थे, हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं कि वो पूर्व मंत्री थे लेकिन मौजूदा सांसद थे और केरल के एक बड़े तबके के नेता थे, केरल में एक बड़ा राजनीतिक वर्चस्व रहा है उनका। ऐसे में उसके बाद बजट पेश किया जाना, हालांकि कई लोग ये भी कह रहे थे राजनीतिक जानकार की ये परंपरा नहीं रही है, परंपरा किसने बनाई है, कोई नियम कानून नहीं था। ऐसे में क्या वाकई बीजेपी जल्दबाजी में ये बजट पेश करना चाह रही थी क्योंकि 4 तारीख को पहला मतदान है, या फिर कहीं ना कहीं पहले से ये तय था और बीजेपी उस पर अड़िग रही, चाहे विपक्ष नाराज हो तो हो, क्योंकि हम बजट पेश करेंगे, पहले से तय तो बजट पेश किया, ये भी नजरिया आ रहा है। पहले भी बजट पेश हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ, पर 1971 में कहीं ना कहीं वो रुका था बजट उस दिन, क्योंकि उस वक्त भी जो है मौजूदा मंत्री की जो है एक बार पहले भी हुआ है, आजादी के बाद से इस तरह एक बार पहले भी हुआ है कि बजट पेश किया गया है, मुझे अच्छी तरह से ध्यान आ रहा है जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, नेता को सम्मान दिया जाना चाहिए, उनकी परिजनों को संवेदना व्यक्त की जानी चाहिए और वो की गई है, तो ऐसे में बजट पेश करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बजट के जरिए 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसको जरूर वोटरों को ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती थी और उस लोक लुभावन नारों की तरह से ही बजट में भी ये 5 राज्यों के लिए कोई विशेष वो आम जनता के लिए जो है वो बजट बनाया गया है। जी धनखड़ जी, पर 5 राज्यों के लिए जिस तरह से चुनाव आयोग ने पहले साफ कर दिया था कि आप ऐसी कोई लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करेंगे, तो यदि हम बजट को खंगाल कर देखें तो 5 राज्यों के लिए कोई विशेष पैकेज या कोई विशेष घोषणाएं नजर नहीं आ रही। यानी चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसका भी बीजेपी ने या केंद्र सरकार ने या जेटली ने बखूबी ध्यान रखा है उसका। देखिए, वो तो रखना ही था, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिए हैं कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वो रखा गया है। लेकिन उसके जरिए जो टैक्स छूट देने की बात और इस तरह की बातें जो की जा रही हैं वो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। टैक्स स्लैब जो है वो कम से कम 5 लाख होना चाहिए था,
जहां 5 लाख तक की आय जो है, सालाना आय जो है, वो टैक्स कर मुक्त होनी चाहिए थी। लोगों की डिमांड ये थी, लेकिन उस हिसाब से वित्त मंत्री ने नहीं किया है। उन्होंने 3 लाख की है। पिछले साल भी कोशिश, लोगों की डिमांड थी कि आय सीमा जो है, आयकर की सीमा जो है वो बढ़ाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया। और सरकार ने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए जी। और जो डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, विमुद्रीकरण के बाद ये कोशिश है कि ज्यादातर जो लेन देन है वो डिजिटलाइज हो जी। जो ऑनलाइन हो। कैशलेस योजना को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश की गई है। उसका सीधा सा कारण है कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी बढ़े और सरकार को टैक्स ज्यादा से ज्यादा मिले। संतोष नांगल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनखड़ जी रोकना चाहूंगा, जरा उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके इंडिया न्यूज में। हाँ जी रिजवान जी, हाँ जी, हाँ जी। जी संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बजट पेश हुआ है, केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये आम आदमी का बजट है, आम लोगों को इसमें राहत देने की कोशिश की गई है। आपके नजरिए से पहला रिएक्शन इस बजट को लेकर कि क्या वाकई आम आदमी का ये बजट है, आम आदमी को लेकर सही साबित हुआ है बजट, या फिर जो पुरानी सरकारें पेश करती आई ये बजट उससे कुछ अलग नहीं था इस बजट में? संतोष जी। रिजवान जी, इसमें 2-3 बातें मुझे अच्छी लगी बजट के अंदर। जो अभी एक तो टैक्स जो स्लैब, जी दोबारा रुक करेंगे संतोष जी का। तो जाहिर सी बात है, बजट पेश हो गया, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, राजनीतिक नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई है। लालू प्रसाद यादव ने भी ट्विटर के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है कि बजट में कुछ नया नहीं था और सरकार ने सोया हुआ बजट पेश किया है। साफ तौर से बजट को लेकर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया आना लाजमी है, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह से सोची समझी रणनीति के तहत बजट पेश किया है केंद्र सरकार ने, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इसका वोटरों पर क्या असर पड़ता है। हालांकि चुनाव जिन राज्यों में होने हैं उन राज्यों को लेकर विशेष कोई घोषणाएं नहीं की है। चूंकि रेल बजट भी इस आम बजट में शामिल हुआ है, तो हम आम बजट कोई कह सकते हैं कि एक बैलेंस बजट बनाने की कोशिश की गई है। हम धनखड़ जी का रुख करते हैं। धनखड़ जी, रेल बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी आम जनता की, और पूरा देश ये उम्मीद लगाए बैठा था कि रेल बजट अब आम बजट में मर्ज हुआ है, तो क्या कुछ अहम मिलेगा रेल बजट में। लेकिन रेल बजट में सिर्फ यदि हम सुरक्षा को यदि दरकिनार कर दें तो कुछ नया नहीं मिला है। IRCTC में भले ही सर्विस टैक्स को आपने खत्म कर दिया है, सर्विस चार्ज को खत्म कर दिया है, लेकिन ये नोटबंदी के दौर में भी खत्म किया गया था। हालांकि दिसंबर से ये चार्जेस लगने शुरू हो गए थे, जो कि 15 से लेकर 18 रुपए लगते हैं। ऐसे में क्या IRCTC की वेबसाइट से जो लोग टिकटें बुक करते हैं उनको देकर क्या हम मान लें कि रेल बजट में एक बड़ी राहत है? सुरक्षा पर पहले भी सरकारें, चाहे वो सुरेश प्रभु हो या उससे पहले UPA की सरकार हो, एक मोटी रकम खर्च की जाती है रेल बजट में सुरक्षा को लेकर, लेकिन होता कुछ नहीं है। ढाक के वही 3-5 आंकड़े बताते हैं कि रेल कहीं ना कहीं लोगों के लिए मौत का सफर बनती जा रही है। सुरक्षा के नाम पर इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए अविनाश जी, जैसे कि आपने कहा कि रेलवे में सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, हर साल बजट में प्रावधान किया जाता है, लेकिन वो बजट कहाँ खर्च हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है ये समझ से बाहर है। क्योंकि रेलवे में सुरक्षा के नाम पे जो है बड़ी धांधली है, कहीं सुरक्षा नहीं है, रेलवे में सफर करना सुरक्षित नहीं है। और जहां तक दुर्घटनाओं की बात है तो वो लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें रोक पाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, रेल डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पा रहा है। इतना बड़ा रेलवे विभाग है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेल विभाग है, तो उसके लिए जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लोगों का सामान जल्दी पहुंचाने के लिए कोई बहुत ज्यादा क्रांतिकारी कदम जो है वो सरकार नहीं उठा पाई है। और रेल बजट भी वैसा ही है जैसा होता आया। हालांकि इसमें रेल ट्रेनों की और रेलवे लाइन की अलग से किस राज्य में क्या होंगी ये घोषणा करने से बचा गया है चुनाव आयोग की वजह से, चुनाव आचार संहिता की वजह से। तो रेल बजट को भी हम ये कहें कि ये केवल जो है, धनखड़ जी कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, ना उसके बारे में कुछ बताया गया जो मोदी सरकार का सपना रहा है। इस बारे में भी बजट में कोई ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया गया कि आगे क्या करने वाले हैं, या ट्रेनों की जिस तरह से घोषणा होती है। हालांकि रेलवे की ये दलील थी कि हमारी ट्रेन की पटरियों पर पहले ही बहुत ज्यादा दबाव है, तो नई ट्रेनें चलाना उसमें बहुत मुश्किल है हमारे लिए। देखिए दबाव है, लेकिन जो पटरियां हैं बहुत पुरानी हो गई हैं और उनका जो है उनको बदला जाना चाहिए, उनको जो है अपडेटेड किया जाना चाहिए, अपग्रेड किया जाना चाहिए। वो प्रक्रिया ज्यादा तेजी के साथ होनी चाहिए। और जहां तक नई रेल लाइन बिछाने की जरूरत है उस दिशा में भी कदम बढ़ाने चाहिए। हालांकि सरकार ने घोषणा की है कि 3000 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। रोकना चाहेंगे संतोष नांगल जी हमारे साथ जुड़ गए। संतोष जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है?
जी हाँ जी अविनाश जी, आ रही है मुझे जी आवाज। संतोष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो बजट पेश हुआ है इसमें क्या ये आम आदमी का बजट सही मानकर चले आम आदमी का बजट है, किसानों और गरीबों को तरजीह दी गई है, या फिर ये चुनावी बजट है? आपके नजरिए में पहला रिएक्शन। अविनाश जी, मुझे 2-3 बातें अच्छी लगी बजट के अंदर। जी। एक तो जो स्लैब जो बढ़ा है टैक्स वाला, 2.5 से 3 लाख कर दिया है, तो ये एक मुझे इसमें अच्छी बात लगी। हालांकि लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। जी। दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, हम 121 करोड़ की जनता के लोग हैं इंडिया के अंदर, जनसंख्या बहुत ज्यादा, और कितने लोग टैक्स हैं, तो इसमें जो 5 लाख तक 5% जो टैक्स किया है, जो पहले 10% था जी। तो यहाँ तक मैं एज ए अर्थशास्त्री समझती हूँ कि ज्यादा लोग इसके टैक्स स्लैब के अंदर आएंगे और सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर उसके ऊपर पर आम आदमी की तो जेब कट गई ना संतोष जी, यानी कि वो बड़े नहीं, लोगों को देखो, ज्यादा राहत दे दी गई है कहीं ना कहीं। नहीं अविनाश जी, आप देखिए 10% था पहले, तो 10% की बजाय 5% कर दिया, तो जेब नहीं कटी है मेरे ख्याल से। आई थिंक ये फायदा होगा टैक्स पेयर के लिए। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो किसानों की तरफ मुझे ये बात नजर आई है वो ये है कि जो लैंड एक्वायर होती है, उस लैंड एक्वायर के ऊपर जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर टैक्स वाला प्रोविजन अभी खत्म कर दिया है जी। तो ये किसानों के, मेरे को लगता है कि ये हक में जाएगी चीजें। वो उस पैसे को अपनी मर्जी से, क्योंकि पीछे लोगों की लैंड एक्वायर हुई है तो टैक्स के नोटिस पहुंच गए थे कि आप टैक्स दीजिए, तो ये जो फ्री किया ये भी एक इसके अंदर अच्छी बात है जी। तो 2 ये पहलू मुझे ठीक लगे हैं इसके अंदर। बाकी चुनाव वाला है या बगैर चुनाव वाला, ये तो हर बार डिबेट चलती रहती है कि चुनाव के उसमें है या ये लोगों के उसमें है। तो जहां तक मैं समझती हूँ, आई थिंक जितना भी टैक्स पेयर, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कितने % लोग हमारे यहाँ टैक्स देते हैं, तो जितना भी टैक्स का दायरा बढ़ेगा, जितने लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स देंगे तो वो सरकार के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, हम लोगों के लिए भी अच्छा है। नहीं तो एक स्पेसिफिक एक सेक्शन है, उसी के ऊपर टैक्स का भार होता है, उसको ही टैक्स देना होता है। तो ये जो 5 लाख वाली जो 10% से 5% पे आए ना, तो यहाँ तक मैं समझती हूँ इस स्लैब के अंदर काफी जो है टैक्स पेयर के जो नंबर पर कर चोरी को रोकने के लिए कोई खास प्रावधान की भी इसमें बात नहीं कही गई। लगातार ये केंद्र सरकार ये कहती आ रही थी कि जो कर चोरी करते हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं रखा गया, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि ज्यादातर लोग टैक्स भरते नहीं है। टैक्स चोरी भी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा रहता है टैक्स की भी हम बात करें तो। ये बिल्कुल आपकी बात सही है अविनाश जी, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो, देखो कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, वो तो मैकेनिज्म आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना पड़ेगा। टैक्स चोरी होती है, उस टैक्स चोरी को रोकना पड़ेगा, तो सरकार को इस तरफ, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होंगी। आई थिंक बजट के अंदर ये मैं कहूँ कि प्रावधान नहीं डाला, तो बजट की ये चीजें बाहर है ये, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव तबका दूसरी साइड में। तो ये सरकार को सही बात है कि जहाँ पर टैक्स सिस्टम है उसके अंदर ज्यादा एम्प्लॉय को भर्ती करना, या उसके अंदर संतोष जी, रेल बजट की बात करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद है जी आम आदमी का भी बजट कहा जाता है रेल बजट को, क्योंकि ज्यादातर जनता रेलवे में सफर करती है, इसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। रेल बजट को क्या देखकर मानकर चले, आप संतुष्ट हैं कि रेल बजट बिल्कुल ठीक आया है जैसे उम्मीद की जा रही थी, या उम्मीद से कहीं ना कहीं कम रह गया, क्योंकि नई घोषणाएं नहीं हुई, सुरक्षा के नाम पर पहले भी करोड़ों खर्च किए जाते थे, कुछ 3,000 3,500 किलोमीटर नई रेलवे ट्रैक बनाने की बात कही गई है। अविनाश जी, देखो जो आपने भी जैसे बोला है कि पहले भी इसके ऊपर, सुरक्षा के ऊपर काफी पैसे खर्च किए गए, तो मैं वही असली बात वही आ जाती है कि जो इम्प्लीमेंटिंग पार्ट है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यदि जब तक इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है तो वो उसमें कितना ही पैसा डाल दीजिए आप, उसका बजट बढ़ा दीजिए, बजट बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन वही अराइज होता है कि आप जो सुरक्षा की बात करते हैं तो वो ग्राउंड लेवल के ऊपर वो चीजें दिखाई देनी चाहिए कि लोग यदि सफर करते हैं तो वो सेफ फील करे, और उसके अंदर जो है सुविधाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनको प्रोवाइड हों। तो ये वही। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी इन तमाम बातचीत के लिए। धनखड़ जी, चलते चलते एक आखिरी रिएक्शन, जो किसानों तक सौगातें पहुंचाने की बात कही गई है, हर बजट में ऐसा होता है, लगता है कि किसानों तक सही मायने में ये तमाम सौगातें पहुंच पाएंगी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या किसानों को लेकर जो तमाम सौगातें दी गई है, ये सारी चीजें लोगों तक कैसे पहुंचे, ये ना तो अरुण जेटली ने बताया, ना उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री जिस तरह से देश को संबोधित कर रहे थे, ना उन्होंने इस बारे में कुछ बताया। तारीफें सबने कर दी, लेकिन ये लोगों तक पहुंचे कैसे, उपभोक्ताओं तक पहुंचे कैसे, इस बारे में किसी ने नहीं बताया। देखिए, वो तो एक सिस्टम है और उस सिस्टम को दुरुस्त करके ही पहुंचाया जा सकता है। सरकार के पास बहुत बड़ा सिस्टम है और उस सिस्टम को अगर सही तरीके से संचालित किया जाए और सही तरीके से उसको चलाया जाए तो लोगों तक उसका लाभ पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इस दिशा में जो है लगातार आज़ादी के बाद से हम देखते आए हैं कि लोगों को सीधा लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन जो सरकार ने
सब्सिडी जो है वो डायरेक्ट अकाउंट में डालने का काम किया है, वो एक अच्छा कदम पहले सरकार कर चुकी है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उससे तो ये माना जा सकता है कि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। और जहां तक बात किसानों की है, तो किसानों को कर्ज देने वाली संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा, वो सब बातें होंगी। लेकिन जहां तक बात है किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने की, वैसा कुछ इस बजट में दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए धनखड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए। तो साफ तौर से तमाम लोगों को सौगातें देने की बात कही गई है, तमाम तबके को खुश करने की बात कही गई है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जो आम बजट पेश हुआ है वो सही मायने में जनता जनार्दन तक सटीक समय तक पहुंच पाता है या नहीं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।